दर्शकों नमस्कार। आप सभी को अरुण भूमि डिजिटल पेज में स्वागत करता हूं। खासकर जितने भी दर्शक जो अरुण भूमि जो लाइव पेज देख रहे हैं, आप सभी को मैं स्वागत करता हूं। और आपको बता दूं, आज जैसे कि आप लोगों ने कैप्शन में देखा होगा, आज हम लोग यहाँ पर उपस्थित यानी मौजूद है। हम लोग जो तोको शीतल जी का जो रेसिडेंट है यहाँ पर मौजूद है। और हम आज ऐसे चीज़ें जानेंगे जो मतलब हमेशा मतलब ये विवादों में भी रहा है। उसके बाद बहुत एक दो दिनों में मतलब बहुत सोशल मीडिया में बहुत चर्चा भी हुए हैं और चर्चित भी रहे हैं। हम उनसे कुछ कुछ बातें जानेंगे और मैं उम्मीद करता हूं जितने भी जो अरुण भूमि जो लाइव पेज के दर्शक हैं, आपको जरूर पसंद आएगा। और हम लोगों ने सीधा कैप्शन में ये लिखा हुआ है कि तोको सेटल के साथ हम लोग एक्सक्लूसिव जो लाइव इंटरव्यू हो रहा है, जो कि अरुणाचल यानी स्टेट का जो डेवलपमेंटल जो इश्यूज़ को लेकर के बहुत सारे जो इश्यूज़ है उसको लेकर के हम लोग पूछने वाले हैं। और सबसे पहले मैं इस आज के इस लाइव पेज में शीतल जी को अरुण भूमि जो लाइव पेज में स्वागत करता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद। तो ये है तोको शीतल, आप सभी जानते हैं क्योंकि अभी जो है कल परसों के समय भी सोशल मीडिया में छाया रहा है। और आज से ठीक 10-15 दिन भी पहले भी सोशल मीडिया में जो किमिन का इशू को ले लीजिए, जो भी इशूज़ को लेकर के उन्होंने मतलब छाया रहा है। और हम आज ये कोशिश कर रहे थे कि ऐसे शख्स को मतलब आप लोगों के सामने रखना, लाना और उनसे कुछ बातें जानना कि स्टेट में क्या हो रहा है। सबसे पहले मैं दर्शकों को बता दूं कि तोको शीतल जो है एक एनजीओ एक चलाती है, जो कि सोशल जो विजिलेंस टीम है, सोशल विजिलेंस टीम के वो खुद ही बताएंगे कि उसका प्रेसिडेंट यानी चेयरमैन है। साथ ही साथ वो खुद बताएंगे कि बहुत जनता ये कंफ्यूज लेके ये बैठा है कि शीतल जो है एग्जैक्टली क्या करती है क्या नहीं करती है। क्योंकि कोई लोग ये भी बोलते हैं कि वो किसी पॉलिटिकल बैकग्राउंड से जुड़ा है कि नहीं, ऐसे मतलब सवाल भी रहते हैं। लेकिन इन चीज़ों को हम चाहते हैं कि वो खुद अपने शब्दों में मतलब बयां करके पब्लिक को बताए कि वो एग्जैक्टली क्या करती है और क्या करना चाहती है और पब्लिक के लिए क्या आवाज़ बनना चाह रही है। इन चीज़ों को हम उनसे ही जानेंगे। चलिए, आप सबसे पहले ये बताएं, क्योंकि पब्लिक ये कंफ्यूज है कि आप किसी पॉलिटिकल पार्टी से है या फिर आप जो है आप खुद बता रहे हैं कि आप जो है सोशल जो आपका जो विजिलेंस जो टीम है उसका आप अध्यक्ष है, आप बता रही है। तो इनका जो सच में काम क्या है इन चीज़ों को, साथ ही साथ आपका मतलब क्या मतलब विजिलेंस, जहाँ तक हमें हिंदी अगर इसको हम ट्रांसलेट किया जाए तो सामाजिक जागरूकता फैलाने के लिए आपने जो एनजीओ चला रखा है, इनके बारे में आप पब्लिक को कुछ बताएंगे? धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, खास करके तहे दिल से धन्यवाद अरुण भूमि टीम को, मुझे ये अवसर प्रदान किया आपने मेरे यहाँ पधार के कि जो भी कुछ छोटी मोटी एक दो बातें इधर की उधर रह गई वो मैं जनता के सामने स्पष्ट कर सकूं। और ख़ास करके आपने सोशल विजिलेंस टीम के बारे में पूछा, उसके लिए फिर मैं और एक बार धन्यवाद करती हूं। सोशल विजिलेंस टीम एक जागरूकता फैलाने वाली एक एनजीओ की तरह ही है। ये हमारे समाज में बहुत सारे सामाजिक में क्या क्या कार्यक्रम चल रहे हैं, सरकार के कितने स्कीम्स है, कितने प्रोजेक्ट्स है और कौन लोग क्या भ्रष्टाचार कर रहे हैं, इस पे हम मतलब अपना नियंत्रण करने के लिए हाँ, इसीलिए हमने इसको सोशल विजिलेंस टीम को हमने 2019 में इसकी स्थापना हुई थी। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सोशल विजिलेंस टीम ने पहला मुद्दा उठाया था वो चागालाम टू रोसेम रोड। उसमें कुल 24 करोड़ का घपलाबाजी हुआ था। उस पर हमने एक कंप्लेंट फाइल किया था स्टेट इन्वेस्टिगेशन सेल एसआईसी में। और वो आगे चल कर के एसआईसी टीम ने जब इन्वेस्टिगेट किया तो वाकई में वहाँ पे बहुत बहुत बड़ी मात्रा में करप्शन पाई गई। और शायद कुछ ऑफिसर्स जो वहाँ इन्वॉल्व थे उनका अरेस्ट भी हुआ है। तो ये पहला परफॉर्मेंस था हमारी तरफ से पहली पहल थी, मतलब परफॉर्मेंस नहीं कहेंगे, हाँ पहली पहल थी सोशल विजिलेंस टीम की तरफ से। तो आज के डेट में भी सोशल विजिलेंस टीम का अपना ये स्टैंड है कि स्टेट में कुछ भी अगर फॉल प्ले होता है, कुछ भी करप्शन होती है, भ्रष्टाचारी होता है और सरकार के तरफ से कुछ लेकुना होती है, तो हम उसके लिए अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं जनता के बिहाफ में। हम जनता के तरफ से, जैसे अर्नब जी कहते हैं पूछता है भारत, तो सोशल विजिलेंस टीम का नारा है पूछता है अरुणाचल। धन्यवाद। तो बिल्कुल आपने अर्नब का जो आपने उदाहरण दे करके जो बोला बहुत अच्छा लगा कि जैसे अर्नब जी बोलते हैं कि पूछता है भारत, तो आपने भी कहा है कि पूछता है अरुणाचल। तो बहुत खूबसूरत। तो हम ये चाह रहे हैं कि आप हमेशा सोशल मीडिया में ये चाह रहे थे, उसके बाद कुछ कुछ मीडिया उसमें भी आपने ये मतलब हमेशा आप सरकार के अगेंस्ट में, जैसे कल भी आपका मैंने एक देखा, ये एपीएन लाइव न्यूज़ था, उसमें हमने देखा कि आपका जो पूरा सारा इंटरव्यू था हमने बारीकी से देखा कि आप किस मुद्दा को लेकर बात करना चाह रही है और कैसे मतलब स्टेट को कैसे जागरूक फैलाना चाहता है, इन चीज़ों को। कल जो आपने मोदी के अच्छे दिन के नारे के ऊपर जो आपने बात की। लेकिन आपसे मेरा डायरेक्ट सवाल ये है,
आप अरुणाचल प्रदेश में जो अभी सरकार जो फिलहाल जो पेमा खांडू के नेतृत्व में जो चल रहा है, इनके ऊपर आप इतना नाराजगी क्यों जताते हैं? इनका मतलब कुछ ऐसे कारण है जिसको कि आपको मतलब सेटिस्फाइड नहीं है, जो कि पब्लिक तक, जनता तक पहुंचना चाहिए, ऐसी चीज़ें मतलब कुछ आपकी तरफ से? हाँ, ये आपने बहुत सटीक सवाल पूछा और इस पे मैं ये कहना चाहूँगी एक तो पेमा खांडू जी अच्छे घर के लड़के हैं, अच्छा बच्चा है, पढ़ा लिखा है, जानकारी है, एक युवा है, युवा नेता है। उसके बावजूद उसके अंदर कुछ कमियां हैं, उसकी एक्सपीरियंस लेवल में बहुत कम है और नॉलेज लेवल में भी बहुत कम है। एक मुख्यमंत्री के पद पे रह कर के उसको एक जिम्मेदारी वाला जो एक ओहदा है मुख्यमंत्री, उसके लिए वो मेरे हिसाब से, ये मेरी अपनी पर्सनल व्यू है, वो इतना मैच्योर नहीं है। और जिस तरीके से वो सरकार चलाते हैं, गवर्नेंस चलाते हैं, उनका एक सेल्फ स्टाइल गवर्नमेंट है। ये तो सबको पता है पूरे अरुणाचल को, कि खास करके हमारे अरुणाचल में कोई मतलब विपक्षी दल है ही नहीं, कोई विपक्ष है ही नहीं। सरकार खुद में ही, सरकार अपने आप में वो एक तानाशाही सरकार है। जनता किस हाल में जी रहे, सरकार को उससे कोई सरोकार नहीं है। सरकार को केवल अपने आप से मतलब है। सरकार मनमर्जी देर रात, चलो कल से 5 बजे से लॉकडाउन अनाउंस कर दिया तो हो गया। सरकार ने जब चाहा लॉकडाउन लिफ्ट कर दिया, हो गया। सरकार ने बोला कि ये करना है तो कर दिया, सरकार ने बोला वो नहीं करना है तो कर दिया। मतलब एक जो हेल्दी डेमोक्रेसी कंट्री में, हेल्दी डेमोक्रेसी स्टेट में एक हेल्दी ओपोजिशन होना चाहिए, वो बिल्कुल ना के बराबर है अरुणाचल प्रदेश में। शायद इसके चलते हो रहा है कि शायद कुछ लोग ओपोजिशन कैंप में आए भी थे, 1-2 एमएलए, लेकिन उनका खरीद फरोख होके वो बिक्री हो गए और रूलिंग सरकार के पास चले गए, पेमा जी के पास चले गए। तो शायद इसलिए पेमा जी को तानाशाही करने का पूरा आज़ादी है और उसकी तानाशाही इस कदर बढ़ गई है कि सेंटर से, जैसे कि आपने अभी चर्चा किया, कल एपीएन लाइव टीवी वाले कल परसों आए थे, मिले थे, उनसे भी एक खास बातचीत हुई, जिस तरह से अभी बातचीत आपके साथ हो रही है। तो उन लोगों का सवाल था, उनका टीम था कि मोदी के अच्छे दिन, क्या मोदी के अच्छे दिन आ गए या अभी मोदी के अच्छे दिन आए नहीं है। तो उन लोगों का, संवाददाताओं का जिस तरह से प्रश्न था, उसी के हिसाब से मैंने अपना जो मेरी जो सुझाव थी वो मैंने रखा। मैंने कहा कि मोदी जी के अच्छे दिन तो हमें लगता नहीं कि अभी आए हैं, शायद हम अभी भी कोसों दूर है अच्छे दिन से, या फिर उनका उल्टा हुआ है अच्छे दिन का। तो वो मोदी जी के अच्छे दिन के ऊपर एक जनरल टॉपिक थी। मैं पूरे भारत को लेकर के मोदी जी के अच्छे दिन के ऊपर ज़्यादा चर्चा नहीं करना चाहती, बल्कि मैं यहाँ पर आज आपके सामने ये बोलना चाहती हूँ कि मोदी जी, पर्सनली मोदी जी से मेरा कोई ग्रुजेस नहीं है। वो काफ़ी काबिल तारीफ नेता है, वाकई में वर्ल्ड में वो रैंकिंग करता है, टॉप 10 लीडर में मोदी जी का रैंकिंग आता है। उसमें मोदी जी वाकई वो शक्तिशाली है और बहुत ही डेयरिंग नेता है। और नेशन में, हमारी कंट्री में पहला वो प्राइम मिनिस्टर है जिसने वर्ल्ड लेवल में, अमेरिका लेवल में जाके अपना नाम रोशन किया है, तो उसमें कोई शक नहीं है। और मोदी जी ने काफ़ी बहुत सारी वो अच्छी बहुत सारी योजनाएं भी उसने लागू की है और कुछ अच्छे कार्य भी किए हैं। जैसे कि लाइक उसने पुलवामा पे सर्जिकल स्ट्राइक किया, उसके बाद में उसने कश्मीर से अनुच्छेद 370 को, धारा 370 को हटवाया। ये बहुत ही एक मर्दों वाली काम है। 3 तलाक एबोलिश करवाया। बहुत अच्छे अच्छे कानून भी हमारे देश के लिए लेके आए और बहुत अच्छी वो स्कीम्स, योजनाएं बनवाते हैं। सुश्री कन्या, सुकन्या समृद्धि, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसके बाद में महिला सुरक्षा, महिला आरक्षण, बहुत कुछ। मतलब उनके जो है सारे स्कीम्स पेपर में बहुत बढ़िया आते हैं। अभी उसको प्रैक्टिकली ग्राउंड में, ग्राउंड जीरो में कितना इम्प्लीमेंटेशन होता है वो अलग बात है। मतलब स्टेट में एग्जैक्टली क्योंकि मोदी जी का तरफ से होता है कि मैंने ये योजना मैंने अनाउंस कर दिया और ये मैंने बनवा दिया अपने तरफ से, अपनी सरकार की तरफ से फाइनलाइज कर दिया। लेकिन उसको हर एक स्टेट में मोदी जी का जो ब्रांचेस है, उनका जो बीजेपी का सरकार है, जैसे हमारा अरुणाचल प्रदेश, हम बाहर की बात क्यों करें, हम अरुणाचल की ही बात कर लेते हैं। तो अरुणाचल में मोदी जी का सरकार है, लाइक उनका बीजेपी का सरकार है। लेकिन अगर मैं इनको थोड़ा सा घुमा कर बोलूँगी तो ये जो आज का डेट का जो अरुणाचल का बीजेपी का सरकार है, ये मोदी जी का सरकार नहीं है। ये पेमा खांडू जी का पुराना कांग्रेस, नया अवतार मोदी वाला बीजेपी का, मतलब इसको क्या बोलेंगे, कॉकटेल गवर्नमेंट, कॉकटेल गवर्नमेंट, हाँ मिलावट गवर्नमेंट है। क्योंकि इसमें शुद्ध बीजेपी वाला वो सेंस ही नहीं मिलता है।
बिल्कुल स्टाइल ट्रेंड सेम है, बिल्कुल ओल्ड पुराना कांग्रेस वाला। जी जी अभी कांग्रेस वाले भारत से पिट क्यों गए? बिल्कुल वो लोग नीचे, इतने नीचे दर्जे में उनका ग्राफ गिर चुका है कि कांग्रेस का कोई नाम भी सुनना नहीं चाहता है। आज़ादी के बाद बिल्कुल 70 साल उनके हाथ में मोहलत थी अच्छा काम करने के लिए, अच्छा कार्यक्रम करने के लिए। उनसे नाखुश हुए तब जाके मोदी जी को मौका मिला ना। जनता जनार्दन ही सब कुछ तय करता है। ये देश का जनता का ताकत है कि उसने मोदी जी को गद्दी पे लेके आया, और मोदी जी से बड़ी उपेक्षा है, बड़ी उम्मीदें हैं। इसी विषय पर कल भी हमने चर्चा किया था कि अगर मोदी जी अच्छे काम करते हैं तो मोदी जी के साथ सारे देश वाले हैं। तो शीतल जी, इसका आपको मैं थोड़ा इंटरप्ट कर रहा हूँ, तो इसका मुताबिक ये हुआ ना कि आपने ये कहा कि अरुणाचल में जो सरकार चल रही है ये मिलावट सरकार है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कांग्रेस का जितना भी यहाँ पर मेंबर है, जो कांग्रेस का कुछ कुछ नेता मतलब एमएलए भी होगा, साथ में स्टेट में कांग्रेस का तो कुछ अपना मतलब प्रेसिडेंट भी रहता है, सेक्रेटरी भी रहता है। इसका मतलब ये सबको मतलब इसका मतलब पेमा जी ही पाल रहा है। इसका मतलब आपका कहने के मुताबिक कि मिलावट सरकार है, इसका मतलब कांग्रेस भी तो बीजेपी से पैदा उठा रहा है। इसका मतलब बीजेपी मतलब पूरा यहाँ पे इंडिपेंडेंटली चार्ज मतलब नहीं चला रहा है। इसका मतलब तो ये हुआ ना। तो आप मतलब क्योंकि इसीलिए तो अपोजिशन नहीं है, मेरा कहने का मतलब सवाल यही है। मतलब अपोजिशन इसीलिए नहीं है, इसीलिए कि हम लोग पब्लिक जो है अभी बीच में पिसना पड़ रहा है। आप इस प्रकार से घुमा करके, क्योंकि पत्रकारों से बात करने की मुझ में इतनी वो कला नहीं है, लेकिन आप घुमा करके इस तरह से पूछ सकते हो सर जी। लेकिन मैं सीधे तौर पे मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कांग्रेस वाले बीजेपी से दाना पानी खा रहे, ये मैं नहीं कहूँगी। लेकिन इतना तो तय है, जो प्योर बीजेपियंस है, जो लोग पहले अरुणाचल में बीजेपी को लेके आए थे, जो बीजेपी के मतलब ट्रू हार्टेड जो वर्कर है, जो उनकी कार्यकर्ता है, वो अभी दरकिनार होके पड़े हुए हैं। और जो लोग कल परसों कांग्रेस में थे, कांग्रेस पार्टी में थे, उनका सरकार था। पेमा भाई भी तो कांग्रेस के ही चीफ मिनिस्टर थे बीजेपी में आने से पहले। वो कांग्रेस में थे, कांग्रेस में टूरिज्म मिनिस्टर थे वो। उनके जो पिताजी थे स्वर्गवासी दोरजी खांडू जी, वो कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर थे। तो पेमा बाई जी का जन्म ही कांग्रेस परिवार में हुआ है। एक प्रकार से अगर आप बोलेंगे तो ही इज ए बैप्टाइज्ड कांग्रेसमैन। तो अभी कुछ समय के लिए वो बीजेपी कैंप में आए हुए हैं। फिर भी आप देखिए बीजेपी में ऐसे बहुत सारे दिग्गज वेटरन वर्कर्स हैं, नेता हैं हमारे स्टेट के, जो कि अभी दरकिनार होके बैठे हुए हैं। तो इसीलिए शायद अपोजिशन पार्टी सिर्फ कांग्रेस ही क्यों, अरुणाचल में और भी पार्टियां हैं। हमारा अपना रीजनल पॉलिटिकल पार्टी है, पीपीए, जेडीयू जनता दल यूनाइटेड, एनपीपी कांग्रेस सांगमा वाला, और कांग्रेस पार्टी। टीएमसी भी थे एक समय। हाँ, एक समय टीएमसी थे, लेकिन आज के डेट पे नहीं है, क्योंकि टीएमसी से 4-5 एमएलए हम लेके आए थे, वो बाद में कांग्रेस को शिफ्ट हो गए। तो जब क्या होता है कि एमएलए जब पार्टी छोड़ के भागते हैं, तो पार्टी का जो तो लीडर इन तमाम जो मतलब अपोजिशन जो पार्टी है, इनको आप क्या बोलना चाहते हैं? क्योंकि आपने खुद कहा कि जनता जनार्दन है। चलिए, कल को यही पार्टियां जो है जब इलेक्शन आएगा तो सभी जनता से वोट मांगने के लिए आएंगे। लेकिन अभी समय ऐसे है कि अभी का दौर ऐसे है कि हर पार्टी को मिल करके जनता के लिए काम करना चाहिए। क्योंकि आपने खुद कहा ना कि स्टेट अभी जो है मतलब बहुत मतलब गलत मतलब बहुत प्रॉब्लम से मतलब जगह से गुजर रहा है। तो ऐसे में सब पार्टी को मतलब एकजुट होकर के जनता के लिए काम करना चाहिए कि नहीं है? और आप उन पार्टियों को मतलब जो अपोजिशन जितना पार्टी, उनको आप क्या मैसेज दें, मतलब आप उनको मतलब क्या बोलना चाहते हैं? क्योंकि वो स्ट्रांग होगा तो स्टेट तभी तो स्ट्रांग होगा। एग्जैक्टली सबसे खास करके तो जितने भी ओपोजिशन पार्टीज है अरुणाचल में, उन सबको बिल्कुल उन सबको सामर्थ्य होना पड़ेगा, उन सबको स्ट्रांग होना पड़ेगा, अपना एक स्टैंड क्लियर होना पड़ेगा। उनको सरकार की चापलूसी करनी नहीं चाहिए। आप एक पार्टी के नेता है, भले आपके पास में एमएलए है नहीं है, एमपी है नहीं है, आपके पास में कोई काउंसिलर, कोई जेडपीएम, कोई ग्राम पंचायत मेंबर है नहीं है, वो बात अलग है। लेकिन आपको अपनी पार्टी की आइडियोलॉजी मेंटेन करनी चाहिए, और जनता के हित में आपको हमेशा आवाज़ बुलंद करते रहना चाहिए। जनता के हित में आवाज़ बुलंद करना है, सरकार के लूप होल्स को आपको उस पे पॉइंटिंग करना है, स्टिकिंग करना है, और जवाब मांगना है। जवाबदायित्व है सरकार अगर कुछ गलत करता है तो आप एक स्ट्रांग ओपोजिशन का, हेल्दी ओपोजिशन का रोल क्या होता है? जब तक एक राज्य में हेल्दी ओपोजिशन बराबर, सरकार जिस तरह से काम करती है, सरकार अगर 2 कदम काम करती है तो हेल्दी ओपोजिशन को 4 कदम काम करना चाहिए। तो हमारे इस स्टेट में जो कि दुर्भाग्य बस अभी नहीं है, हमारे मतलब पब्लिक को खुद करना पड़ेगा, इसका मतलब ये हो गया। इसीलिए तो हम पब्लिक खुद निकल के आ रहे हैं आज सरकार के अगेंस्ट में बोलने के लिए। अभी हमसे लोग सवाल करते हैं, आप क्या हो, ना आप एमएलए हो ना एमपी हो, आपके बोलने से क्या हो जाएगा? तो मैं कहाँ कह रही हूँ कि मैं एमपी हूँ, एमएलए हूँ। मैं तो सिर्फ अपनी जनता की तरफ से, मैं भी एक आम जनता हूँ, और ये मेरा सोच है। मुझे जो
मतलब जिस स्थिति से मैं गुजर रही हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस को आप सबके सामने बोल रही हूँ। और मैं सारे जनता से भी मैं अनुरोध कर रही हूँ, मैं अकेली क्यों, आप सब आइए, आप सब भी आवाज़ उठाइए, आप सब भी सामने आइए। सरकार अगर कुछ गलत कर रही है तो उस गलत के ऊपर में प्रश्न चिन्ह लगाने का आपको हक है, तो आप लगाइए, जो कि मैं लगा रही हूँ। मैं कोई MP MLA नहीं हूँ, कोई मिनिस्टर नहीं हूँ, मेरा कोई स्टेटस नहीं, कोई वजूद नहीं है। मैं एक सिंपल आम नागरिक हूँ अरुणाचल की। और आप सब से भी मेरा अपील है कि प्लीज आइए, आवाज़ उठाइए। धन्यवाद। तो इसको हम लोग थोड़ा सा साइड करते हैं। उसके बाद दूसरा जो सवाल आपसे ये है, मतलब जो लगातार सवाल ये है कि किमिन का जो इशू है ये बहुत चर्चा में रहा है। तो अभी तक मतलब इसका नतीजा भी नहीं आया, आपको खुद भी पता है कि क्योंकि आप खुद किमिन रियलिटी ग्राउंड जानने के लिए आप गई भी थी उस समय। उसके बाद अरुण भूमि टीम ने भी लगातार ये कवरेज किया था कि BRO ने जहां मतलब 20 किलोमीटर का जो उद्घाटन राजनाथ से कराया था, हमने वहाँ से हर पल पल का रिपोर्ट लिया था, लेकिन BRO ने काम भी नहीं किया। तो सबसे पहले किमिन का जो इशू है, जहाँ पर अरुणाचल को व्हाइट पेपर से चिपका दिया जाना और किमिन को व्हाइट पेपर से चिपका दिया जाना, ये इशू जो है आपको क्या लगता है, ये कहाँ तक सही है? देखिए, ये किमिन वाला इशू जो है ये बहुत ही सेंटिमेंटल इशू है एंटायर अरुणाचली के लिए, क्योंकि किमिन को दिन दहाड़े हमारे अरुणाचल का जो एक हिस्सा है, एक पौराणिक हिस्सा है, उसको नया कल परसों हमने उसको ऐड नहीं किया है। वो पैदाइशी किमिन जो हमारा पौराणिक हिस्सा है, उसको दिन दहाड़े बैठे बिठाए आपने असम बना दिया। वो बिलगर असम बना दिया। हाँ, बिलगर असम बना दिया। और वहाँ से अपने देश के रक्षा मंत्री पधारते हैं, उनके साथ हमारे अरुणाचल वेस्टर्न पार्लियामेंट के माननीय सांसद जीजाजी श्री किरण रिजिजू जी, हमारे तानी बेल के जीजाजी है, इसलिए हम लोग सब जीजाजी बोलते हैं। हाँ, तो जीजाजी किरण रिजिजू जी पधारते हैं। और हमारे राज्य के स्टेट के चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री श्रीमान पेमा खांडू जी होते हैं। आसाम प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान हिमंत बिश्वा शर्मा जी होते हैं, ये आपको भी पता है, सबको पता है। ये पूरा मतलब खुला एपिसोड है। दिन दहाड़े सबके सामने अरुणाचल को आसाम बताया गया। उसके बाद फिर आपने जो गेगोंग अपांग जी जो हमारे जो सुबनश्री गेट को अनडिवाइडेड सुबनश्री समय था उस समय। हाँ, सुबनश्री गेट का इनॉग्रेशन हुआ था। उसके नीचे में, ऊपर में गेगोंग अपांग जी का नाम है, तो नीचे में अरुणाचल प्रदेश थी, उसको उन्होंने व्हाइट पेस्टिंग कर दिया। ये बिल्कुल बहुत बड़ी साजिश है। मेरा मानना है ये साजिश भारत सरकार ने रचा या राज्य सरकार ने रचा या पड़ोसी राज्य के सरकार ने रचा। अभी तक हमने राज्य सरकार से, अपनी जो हमारे मुख्य सचिव है, चीफ सेक्रेटरी साहब से हम किमिन गए थे, वहाँ का मुआयना किया, जायज़ा किया। हमने वहाँ के लोगों से, किमिन के वासियों से भी हमने जांच पड़ताल की, पूछताछ की, उनसे भी वार्तालाप की। उसके बाद हमें जो कंक्लूजन समझ में आया, उसको लेके हम चीफ सेक्रेटरी के पास में गए थे। तो वहाँ चीफ सेक्रेटरी के पास हमने रिप्रेजेंटेशन डाला। उसके बाद में उसमें चीफ सेक्रेटरी साहब ने वो फाइल जो है होम सेक्रेटरी को फॉरवर्ड किया था। हमने उनसे बोला कि आप एक हाई पावर कमेटी बनाइए, कमेटी गठन कीजिए और इस बात का आप एक इंक्वायरी करके रिजल्ट लेके आइए। उसके बाद में वो हमें चीफ मिनिस्टर के ज़रिए से पब्लिक में आइए। तो हम अभी तक इंतज़ार कर रहे हैं। मैं आपसे एक्सक्लूसिवली अरुण भूमि टीम से ये बताना चाहूँगी कि हम अभी तक इंतज़ार कर रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर के तरफ से रिजल्ट कब आएंगे। अभी तक कोई रिजल्ट आया नहीं। बीच में एक सुना स्टेटमेंट होम मिनिस्टर के तरफ से निकला था, लेकिन वो इतना मुझे रिलायबल नहीं लगा, क्योंकि वो एक ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं थी। एज ए वो हाई पावर मॉनिटरिंग कमेटी, इंक्वायरी कमेटी क्या बोलते, कमेटी के चेयरमैन के हिसाब से उनका वो ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं था। वो शायद एक समारोह में कुछ उद्घाटन थे, वहाँ जाकर के उन्होंने ऐसे लाइटली बोला। तो आज भी हमारा मांग है कि आप किमिन इशू पे अरुणाचल सरकार का क्या स्टैंड है, और BRO का जो आपका जो एपोलॉजी, वो तो हम मानते नहीं है। हमने ये भी सुना है कि आप आगे BRO का जितना काम को जायजा लेने के लिए आगे भी गए थे और फोटोग्राफ्स भी आपने किया। क्या आपको BRO ने जहाँ जहाँ काम किया, क्या आपको संतुष्ट लगा? मतलब बिल्कुल भी नहीं, ना के बराबर। कुछ काम नहीं हुआ BRO के तरफ से, क्योंकि सड़क बनाई नहीं। गेट के सामने आपने थोड़ा सा तारकोलिंग कर दिया, थोड़ा सा पेंटिंग उंटिंग मार दिया और आपने बोल दिया कि सड़क बन गया। किमिन टू पोटिन, जो कि एग्जैक्टली में 18 किलोमीटर होता है, उसको आपने 20 किलोमीटर दिखा दिया और बोल दिया कि ये सड़क हो गया, इसका उद्घाटन करना। आप धोखा दे रहा है ये भी तो। बिल्कुल धोखा, ये बिल्कुल धोखा है। इस बात से
मोदी सरकार को इस बात का ये भी इल्म होना पड़ेगा कि आप बहुत अच्छे अच्छे पैकेजेस यहाँ भेजते हैं अरुणाचल में। मैं मोदी जी का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप बहुत अच्छे अच्छे पैकेजेस भेजते हैं, और ख़ास कर में करके उसमें कहीं ना कहीं जीजाजी किरण रिजिजू जी का भी उसका भी मतलब अपना योगदान है, क्योंकि वो हमारे राज्य से बिलोंग करते हैं। वहाँ पे वो कैबिनेट में भारत सरकार मोदी सरकार के टीम में वो रहते हैं। तो अरुणाचल के लिए जितने भी पैकेजेस आते हैं, डेवलपमेंटल फंड्स आते हैं, उसमें किरण जी का भी योगदान रहता है। वो अपनी तरफ से हमेशा वो सक्षम रहते कि अरुणाचल के लिए टॉप प्रायोरिटी में देखा जाए। लेकिन यहाँ पैसे पहुँचते हैं, पैकेजेस पहुँचते हैं। अभी आपने बीआरओ का एग्जाम्पल ले लीजिए, बीआरओ को कितने करोड़ सैंक्शन होते हैं, बीआरओ तो 2 रुपया का भी काम नहीं किया है। तो सारे पैसे बीआरओ क्या कर गए? इस पे भारत सरकार को एक विजिलेंस मॉनिटर टीम भेजना चाहिए यहाँ स्टेट में, बीआरओ के लिए खास करके। और साथ ही साथ अरुणाचल में जितने भी डिपार्टमेंट्स में आप पैसे भेजते हैं, पैकेजेस भेजते हैं, यहाँ हमारे अरुणाचल जनता का ये मानना है कि किरण रिजिजू कुछ काम करते नहीं है अरुणाचल प्रदेश स्टेट के लिए। जो भी करते हैं पेमा खांडू करते हैं। पेमा खांडू हर दिन वहाँ जाकर के आपके मिनिस्ट्री में फाइल लेके घूमते नहीं है फंड सेक्शन के लिए। जितने भी फंड्स वहाँ से आते हैं, किरण रिजिजू का लाइजनिंग कहीं ना कहीं से भी होता है। किरण रिजिजू जी यहाँ पैसे भिजवाते हैं और उनको पूरा कंट्री को संभालना पड़ता है, सिर्फ एक स्टेट में वो कन्फाइन होके नहीं रह सकते। तो इसलिए जब पूरे कंट्री को संभालने में वो बिजी रहते हैं, वो एक्सपेक्ट करते, भरोसा करते कि चलो अपना टीम है, अपना बीजेपी का सरकार है, पेमा खांडू जी है, तो वो सब भलाई कर रहे होंगे। लेकिन यहाँ ग्राउंड रियलिटी में पेमा खांडू जी जितने भी स्टेट के, अरे आपको क्या बताना, वो फंड्स और वो सारा सैंक्शंस तो छोड़ ही दीजिए। आपने हाइड्रो पावर एमओयू करके तो पूरा नदी नाला बेच के पैसा बना के आप सारा मनी एक्सट्रैक्ट कर लिया। अभी उसके बाद में अभी आप देखिए पेमा खांडू जी का जितना भी रिलेटिव्स है, फैमिली है, सब किसी ना किसी कॉन्ट्रेक्चुअल वर्क्स में जुड़े हुए हैं। उनका जो किड्स एंड कीन्स है, उनका फैमिली है, भाई बहन है। पेमा खांडू जी आप मुझे जवाब दीजिए। तो शीतल आप गलत बोल रहे हो, बोलिए, मैं आपसे बहस करने के लिए तैयार हूँ। क्या आपके फैमिली मेंबर कॉन्ट्रेक्चुअल वर्क में नहीं है? अनिनी में काम चल रहा है आपका, दिवांग वैली में काम चल रहा है, लोअर दिवांग वैली में चल रहा है, यहाँ आपका बोमदिला तवांग में। अच्छा पेमा खांडू जी आप अरुणाचल के मुख्यमंत्री है कि सिर्फ और सिर्फ तवांग बोमदिला के मुख्यमंत्री है? और चोना मेन जी आप उप मुख्यमंत्री है। तो आप कहाँ के? सिर्फ नामसाई के हैं? सारा अरुणाचल में ड्राइनेस छाया हुआ है, सिर्फ केवल 3 डिस्ट्रिक्ट में चमक रहा है, तवांग, बोमदिला एंड नामसाई। ये तीनों डिस्ट्रिक्ट बहुत ही चहल पहल में, ग्रीनरी में है, पैसा बोलता है वाला वहाँ सिचुएशन है। यहाँ अपन लोग क्या है, झोला उठाओ, बेलचा उठाओ, कुदाल उठाओ, खेती जाओ, पेप्सी पीने के लिए, पानी पीने के लिए अपना पॉकेट में 10 रुपया नहीं है, ये सिचुएशन है। चलिए, तो आपने जिस तरह से किरण रिजिजू का जो जिक्र कर लिया, मैं आपसे एक सवाल ही कर लेता हूँ कि मतलब बहुत सारे जनता का भी, जैसे आपने कहा, जनता का यही शिकायत है कि किरण रिजिजू को हमने यहाँ से मतलब लोकसभा सांसद में भेजा, मतलब वोट दे करके। लेकिन अभी ये है कि अभी अच्छा खबर ये है कि पेमा खांडू किरण रिजिजू, क्षमा चाहूँगा, किरण रिजिजू एक ऐसा पहला नेता है जिसको मतलब कैबिनेट जो मोदी के कैबिनेट में मतलब उसको शामिल किया गया। आपको पता है लॉ एंड जस्टिस में उनको दिया गया है। इसको लेकर के आपका क्या मतलब विचार है? जो अभी, क्योंकि किरण रिजिजू जितना भी कहेंगे अरुणाचल से रिप्रेजेंट होता है, तो अभी हम सभी के लिए खुशी की बात यह है कि किरण रिजिजू को अभी लॉ एंड जस्टिस जो मिनिस्ट्री उसको सौंपा गया है। इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले मोदी जी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। ये गौरव की बात है, भले मैं बीजेपी पार्टी का मेंबर नहीं हूँ और किसी भी पार्टी का मेंबर नहीं हूँ, लेकिन मैं इस अरुणाचल प्रदेश की एक साधारण सी बेटी हूँ, एक सिटीजन हूँ। ये केवल अरुणाचल के लिए नहीं, पूरे नॉर्थ ईस्ट के लिए ये एक प्राउड की बात है कि हमारे अरुणाचल प्रदेश का इतिहास में नाम जुड़ गया। आज से पहला नेता है किरण रिजिजू जी, जिसको हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कैबिनेट में, यूनियन कैबिनेट में उसको कैबिनेट रैंक दिया गया है। तो इसलिए इस बात के लिए हम मोदी जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, और साथ ही साथ किरण जी को भी हम बहुत सारी बधाइयाँ देते हैं कि आपने एक हिस्ट्री क्रिएट किया है। कल को जाके क्या होगा, आप कितना सर्विस डिलीवर करते हो, अपने कुर्सी के साथ कितना जस्टिफाई करते हो, नहीं ये अभी हमें नहीं पता, लेकिन अभी तक के समय के लिए आपको हार्दिक शुभकामनाएं। और मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद, आपने किरण रिजिजू जी को प्रमोट किया, भरोसा किया, उसको इस लायक समझा कि इस देश के कानून व्यवस्था के मंत्री बनाया उसने। अभी आपको पता है हमारी देश की कानून व्यवस्था कैसी है, कितने सारे लेकुना से जुडिशरी सिस्टम में।
एक मैटर का हियरिंग लगने के लिए आपको 15 से 25-30 साल लग जाते हैं। किसी किसी की जिंदगी खत्म हो जाती है, लेकिन वो मैटर ही कंक्लूजन पे नहीं आता है। मिलते मिलते मर जाता है, न्याय भी नहीं मिल पाता है। मतलब एग्जैक्टली वही तो मैं कह रही हूँ, तारीख पे तारीख लगते रहते, उसके बाद में न्याय व्यवस्था की। चलिए, अभी उम्मीद किया जा सकता है कि रिजिजू है तो कुछ मतलब हो सकता है ऐसे कुछ। बिल्कुल लो मिनिस्टर जी, बिल्कुल हमें पूरी उम्मीद है। रिजिजू जी जैसे डायनामिक, उसके जैसे एनर्जेटिक, उसके जैसे एंथुसियास्टिक जो लीडर, अगर उसके हाथ में, उसके कंधे पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भारत सरकार की तरफ से, मोदी सरकार की तरफ से सौंपा गया है, तो रिजिजू जी को अपने आप को साबित करके दिखाना है, प्रूव करके दिखाना है, न्याय व्यवस्था को सुधारना है। बिल्कुल। अभी आपको पता है हमारा कानून आईपीसी सीआरपीसी, आप लोग, हमारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा कानून न्याय व्यवस्था आईपीसी पे चलता है। और हमारे आईपीसी पे क्या कानून अभी भी लागू है आपको पता है? ब्रिटिश जमाने के, ईस्ट इंडिया जमाने के। कोई आदमी गलत करता है, उसको पनिशमेंट मिलती है, तो फाइन क्या होता है? 500 रुपये का। वो क्राइम करता है 5 करोड़ का और उनकी फाइन लगती है 500 रुपये की। इसको सुधारना है, इसको पार्लियामेंट में संशोधन लाना है, किरण जी को ये करना है। तभी क्राइम करने के लिए भी लोग डरेंगे, मतलब। एग्जैक्टली और नहीं तो क्या, अभी बहुत आम बात है, रेप। राह चलते किसी को भी उठा के रेप कर दिया, किसी का चेन खींच लिया, किसी का गला काट दिया, किसी को गाड़ी से ठोक दिया, किसी के घर पे जाके ठोक दिया, और उसको मानते कि हम बाहुबली है, मैंने प्राउड करते हैं। इंडिया में ऐसा है। चलिए, इसको यही रहते हैं, फिर हम लोग स्टेट में ही वापस आते हैं, क्योंकि हमारे लिए हमारे लिए अपना स्टेट सर्वोपरि है। क्योंकि हमको, जब तक हम अपना स्टेट के लिए नहीं करेंगे, फिर हमको नहीं लगता है कि हमको दूसरी जगह जाना चाहिए। क्योंकि हमारे स्टेट में ही सब कुछ प्रॉब्लम जो है, सब समस्या हमारे स्टेट में ही है, खासकर कैपिटल रीजन में। तो अभी आपको पता है मोदी सरकार में जो ईटानगर को जो है स्मार्ट सिटी के दर्जा दिया गया है। आपको क्या लगता है, ये स्मार्ट सिटी जो है आने वाला समय में ये मतलब सक्सेस होगा? स्मार्ट सिटी ईटानगर रीजन, ईटानगर कैपिटल, मतलब इसको स्मार्ट सिटी का दर्जा दिया गया है, मतलब इसको स्मार्ट सिटी बनाना है। क्योंकि अरुणाचल से 2 है, पासीघाट और ईटानगर। ये मोदी जी का बड़प्पन है। अरुणाचल जैसे प्रदेश में ईटानगर जो हमारी राजधानी है और पासीघाट जो हमारा सब कॉन्टिनेंट जो नेक्स्ट टू द राजधानी है, इनको स्मार्ट सिटी का उन्होंने दर्जा दिया है। और फंड्स भी वहाँ से भेज रहे हैं, पहले से भेजते आ रहे हैं, भेज रहे हैं, और अभी भी चल रहा है। अभी पेमा खांडू बाई का जो टीम है, बीजेपी का जो टीम है, इन पे निर्भर करता है कि आप स्मार्ट सिटी को कितना हद तक आप मतलब मुकम्मल कर पाते हो, उनको कामयाब कर पाते हो। मुझे नहीं लगता अभी का जो परिस्थिति उसको देख के कि पेमा खांडू जी एक अच्छा खासा स्मार्ट सिटी बनवा पाएंगे। स्मार्ट सिटी से उसका उल्टा अभी से हमें सोचना ये पड़ेगा कि हम एक स्लम विलेज बनाने जा रहे हैं। बिल्कुल। अगर पेमा खांडू जी का लीडरशिप रहा तो मुझे इस बात में मुझे कोई शक नहीं है कि इस बंदे के लीडरशिप में स्मार्ट सिटी तो आप कल्पना ही मत कीजिए। पैसे सब लग जाएंगे, पेपर में सारा पैसा खा जाएगा। चलिए, तो ओ बीच में आप हाईवे का भी थोड़ा सा जिक्र कर लीजिएगा, जो कैपिटल रीजन का जो हाईवे है। क्या बताना सर आपको, हाईवे थोड़ा सा आप बता। 3 महीने के अंदर उसने चैलेंज किया था, आप ही के सामने, मीडिया के सामने आके चैलेंज किया था कि 31 मार्च से पहले अगर ये 4 लेन रोड कंप्लीट नहीं हुआ तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। मैंने उसी पे तो उस दिन रिएक्शन किया कि भाई तुम्हारा इस्तीफा कहाँ है, दो ना इस्तीफा, हम तो कब से आपके इस्तीफा का वेट कर रहे हैं यार, इस्तीफा दे दो आप। आपका रास्ता का हाल देखिए, अभी ये बैंक तिनाली वाला वो आप अंडरग्राउंड वो देखिए, कितना महीना से वो पेंडिंग पड़ा हुआ है। और अपना रोड देखिए, हाँ, और थोड़ा सा जो हनुमान मंदिर के सामने, गंगा मार्केट के सामने थोड़ा सा मतलब तारकोलिंग कर दिया, थोड़ा सा। 4 लेन तो बिल्कुल नहीं है, आप जाके मेजरमेंट कर लीजिए। 3 लेन भी जुम्मा बहुत मुश्किल से होगा, 4 लेन तो बिल्कुल नहीं, थोड़ा सा तारकोलिंग कर दिया। लेकिन अभी आप यहाँ मेरे घर तक पहुँचने के लिए ये तो हाईवे अथॉरिटी लोग तो देखिएगा ना इस चीज को, जो हाईवे अथॉरिटी है अरुणाचल का। सरकार किसके अंदर में है? हाँ, चलिए, सरकार तो पेमा खांडू के अंदर में, लेकिन हाईवे अथॉरिटी का भी तो रिस्पॉन्सिबल है इसमें। सरकार पेमा खांडू के अंदर में, तो जितने भी हाईवे अथॉरिटी बोलिए, पीएचई अथॉरिटी बोलिए, पावर अथॉरिटी बोलिए, सब किसके जेब में बैठ रहा है? तो पेमा भाई का ही जेब में बैठ रहा है ना। अभी इसलिए पेमा भाई से मेरा ये साफ मेरा मतलब निवेदन है, भाई आप प्लीज अपना इस्तीफा हमें दे दीजिए, पब्लिक को किसी और को चलाने दीजिए, जो लायक व्यक्ति है उसको चलाने। आप ही का ही बीजेपी का ही सरकार होगा, कोई कांग्रेस का नहीं होगा, अलग जेडीयू जेडीएस का किसी का नहीं होगा, आप ही का होगा। लेकिन कम से कम आप अपनी वादे पे खरे उतरिए,
चलिए, जनता का भी यही कहना है कि आप ज़्यादा मतलब ये सोशल मीडिया में आते हो, उसके बाद ये भी कहता है कि आप शायद किरण रिजिजू का कहीं से मतलब ताल्लुकात तो नहीं है कि आपको पॉलिटिकल बैकग्राउंड से कोई प्रेशर दिया जा रहा है, इस कारण से आप बीजेपी खासकर मतलब पेमा खांडू के अगेंस्ट में बोलता है कि कोई या फिर पीपीए होगा या फिर कोई कांग्रेसी होगा कि आपको पीछे से पुश कर रहा है, इसीलिए आप हमेशा सरकार के अगेंस्ट में बात करता है। इस विषय में आपका क्या राय है? देखिए, किरण रिजिजू कौन से पार्टी से है? बीजेपी से है। पेमा खांडू बीजेपी से है। अरुणाचल में सरकार बीजेपी का है, भारत में सरकार बीजेपी का है। मैं बीजेपी सरकार के खिलाफ बात करती हूँ, पेमा खांडू सरकार के खिलाफ बात करती हूँ। उसमें किरण रिजिजू से मेरा क्या वास्ता हो सकता है? किरण रिजिजू गलत काम करते हैं तो मैं उस पर भी कटाक्ष करती हूँ, उस पर भी मैं सवाल प्रश्न चिन्ह लगाती हूँ। आज भारत में, पूरे भारत में ओपोजिशन का रोल बहुत कम है और ख़ास करके अरुणाचल में तो बिल्कुल ही ओपोजिशन नहीं है। कुछ 6-7 विधायक चुनकर आए थे जेडीयू से, वो तो शिफ्ट हो गए ना बीजेपी को, और कांग्रेस को तो पूरा सप्रेस कर दिया, क्योंकि कांग्रेस में कोई रहे। सप्रेस किसने किया? कांग्रेस वालों ने ही किया। मैंने थोड़ी देर पहले क्या बोला, पेमा बाई कांग्रेसी बैप्टाइज कांग्रेस मैंने वो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी चले गए। इसमें बेचारा कांग्रेस प्रेसिडेंट का भी क्या करे, उसका भी कोई कसूर नहीं है। और अभी इस बात पे मैं बिल्कुल, इस पे मैं साफ करती हूँ, मेरा किसी राजनीतिक दल से कोई मतलब नहीं है। मैं बिल्कुल किसी राजनीतिक पार्टी में भी फिलहाल नहीं हूँ। पहले कुछ साल पहले मैं थी, टीएमसी की प्रेसिडेंट थी। उसके बाद मैंने पीपीए से एक बार 13 ईटानगर से एमएलए नॉमिनेशन फाइल किया था। अभी मुझे राजनीति से मतलब दूर हुए हो गए 6-7 साल। मेरा राजनीति से कोई सरोकार नहीं है। मैं पब्लिक के इंटरेस्ट में सवाल करती हूँ, और मेरे जो जहन में आता है, मुझे जो लगता है कि स्टेट की पूरी कानून व्यवस्था, डेवलपमेंटल, व्हाट एवर इट इज, एवरीथिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी गोज टू स्टेट चीफ मिनिस्टर। दैट्स द ओनली रीजन व्हाई आई ऑलवेज टॉक अगेंस्ट द स्टेट चीफ मिनिस्टर एंड आई रेज माई क्वेश्चंस। वो तो सही बात है, लेकिन आपको मैंने एक सवाल किया था कि मतलब आपने खुद बताया कि यहाँ पे कोई अपोजिशन लीडर नहीं होने के कारण से ये स्थिति है। लेकिन अभी जो है फिलहाल अभी का जो है हमारे यहाँ में जो कांग्रेस का जो प्रेसिडेंट है श्री नाबम तुकी, जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर है, क्या आपको नहीं लगता है कि, क्योंकि वो चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं, तो आपको नहीं लगता है कि एक नाबम तुकी जी को आकर के कभी प्रेस स्टेटमेंट देना चाहिए कि स्टेट में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है? कम से कम एक स्टेटमेंट तो बनता है। लेकिन जब से उनको प्रेसिडेंट दिया गया है, उससे पहले ताकम संजय थे, उसके बाद उनको नाबम तुकी को फिर से दिया गया था, तो अभी तक नाबम तुकी जी का अभी तक प्रेस स्टेटमेंट नहीं आया स्टेट में जो डेवलपमेंटल इश्यूज को लेकर के, कुछ भी चीज़ को लेकर। आपको नहीं लगता कि नाबम तुकी जी को एक बार आना चाहिए एज ए कांग्रेस स्टेट प्रेसिडेंट? नहीं, ऑब्वियसली आना चाहिए, बट यहाँ पे मैं देख रही हूँ नाबम तुकी जी हिमसेल्फ वो आए नहीं, उनको आना चाहिए। ये बात सही है, आपका सवाल बिल्कुल वाजिद है। लेकिन साथ ही साथ हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि उनके पार्टी के जो स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस के, वो काफ़ी चर्चे में रहती है, श्रीमती तोको मीना, और कोई कई सारे लोग हैं, आते रहते, कांग्रेस वाले बोलते रहते कुछ ना कुछ। शायद तुकी जी का इस पे फिर गलत मत जाइए। प्रेसिडेंट हो गया ना, आपने कहा कि सीएम को सब कुछ ब्लेम कर सकता है, वही कांग्रेस के लिए भी अभी प्रेसिडेंट तो मतलब हेड तो तुकी जी हो गए ना, इसका मतलब ये। मैंने कहा था पेमा जी से, आप अपने पार्टी के स्पोक्स पर्सन, गवर्नमेंट के स्पोक्स पर्सन को हमारे बीच भेजिए, क्लैरिफिकेशन करने दीजिए। उसके तरफ से इतना भी नहीं हो रहा है, कम से कम तुकी जी के तरफ से उसकी स्पोक्स पर्सन तो रिप्रेजेंट कर रही है। चलिए, आखिर में आप अरुणाचल के जनता को, जितना अरुणाचल में जो चल रहा है उसको, मतलब अरुणाचल के तमाम जनताओं को मतलब आप क्या संदेश देना चाहता है इस अरुण भूमि जो लाइव पेज के जरिए? मेरे जितने भी स्टीम अरुणाचली मेरे भाई बहन को सिविलियंस हैं, मैं आप सब से अनुरोध करती हूँ कि आप सब बिल्कुल कोई गलत फहमी में ना रहें कि मैं किसी पॉलिटिकल प्रेशर में या किसी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुकात रखते हुए, या फिर जो हमारे यहाँ अरुणाचल में एक बहुत फेमस बिजनेस है खरीद फरोख्त का, तो उस पर मैं बिल्कुल उनका हिस्सा नहीं हूँ। मैं जो भी बोलती हूँ अपनी कॉन्शियस से बोलती हूँ, और मैं सत्य के लिए खड़ा होती हूँ। और अभी आज का ही नहीं है, मैं पहले से भी मैं ऐसे ही थी। ये बात अलग है कि आजकल कुछ दिनों में थोड़ा सा ये आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बहुत एक्टिव में आ रहे, तो लोग हमें जान रहे, पहले नहीं थे, इसलिए मैं शायद साइलेंट थी। लेकिन मैं अभी भी ऐसे हूँ, और मैं कल भी, हमेशा परसों भी, जब तक हम हैं यहाँ अरुणाचल में इस धरती पे, तो हमारी इस तरह की जो हमारी सोच विचार है, हमारी जो अपनी जो एक थॉट्स है, अपनी जो आइडियोलॉजी, अपनी प्रिंसिपल है, वो हमेशा रहेगी। कल को अगर नाबम तुकी जी लौट कर आते हैं गद्दी पर, कांग्रेस का सरकार होता है, और उनसे भी ये गलतियाँ होती है,
होती है, तो मेरा यही सवाल उनके लिए भी रहेगा। इट्स नॉट ओनली फॉर पेमा खांडू। तो इसलिए हमारे अरुणाचल के जनता लोग इस मतलब कन्फ्यूजन में ना रहे कि ये तोको शीतल नाउ शीज मिसेस नावम शीतल तो नावम तुकी का बुआरी है इसलिए उसके अगेंस्ट में नहीं बोलती, ऐसा कोई बात नहीं। अगर नावम तुकी पावर में होते तो मेरा सवाल सीधा सवाल उनसे होता। आज वो पावरलेस है बेचारा, वो उनका हेल्थ का भी कुछ प्रॉब्लम इशू लगा रहता है, तो इसलिए उनके ऑफिस भी, पार्टी ऑफिस में भी, शायद मैं गई नहीं लेकिन मुझे खबर मिलता है कि उनके जो सेक्रेटरीज, वाइस प्रेसिडेंट्स वगैरह पार्टी में ज़्यादातर पार्टी ऑफिस को ऑपरेट कर रहे हैं, वो शायद बेड रेस्ट पे या क्या है मुझे वो नहीं पता, मगर वो पिक्चर में नहीं दिख रहे, इतना तो तय है। तो इसीलिए लेट्स बी नॉट इन कन्फ्यूजन। और किरण रिजिजू से मेरा कोई स्पेशल कुछ नहीं है, लेकिन मैं चाहूँगी अगर किरण रिजिजू में दम है तो आप पेमा खांडू को सुधारिए, या फिर आप खुद मैदान में आके पेमा का चार्ज लेके हम अरुणाचलियों को आप एक अच्छा दिन दिखाइए। ये मैं उनसे, आपसे सीधा अरुण भूमि के आपके जरिए से, आपके माध्यम से मैं सीधा पब्लिक अपील कर रही हूँ किरण रिजिजू जी से, या तो आप पेमा बाई को लायक चीफ मिनिस्टर बनाइए, नहीं तो आप में दम है तो आप खुद मैदान में आइए, नहीं तो अगली बार लोकसभा तो आप भूल जाइए। चलिए दर्शकों, ये था तोको शीतल जी। आप सभी जानते हैं क्योंकि ये 15-20 दिनों से सुर्खियों में छाया हुआ है, क्योंकि सभी लोगों ने इनके ऊपर ही मतलब लगभग सभी चैनल ने इनके ऊपर ही वीडियो मतलब एक्सक्लूसिव जो न्यूज़ जो भी बनाया। और आज हमने कोशिश किया कि इनसे जो है एक्सक्लूसिव बात करने की, और मैं समझता हूं कि अरुण भूमि टीम ने जो आपको लाइव दिखाया आपको पसंद आया होगा। और हम ऐसे ही उम्मीद करते हैं जो तोको शीतल जी है कि आप हमेशा मतलब जब तक आप जिंदा है तब तक आप ऐसे किसी जो गलत करता है उसके अगेंस्ट में हमेशा बेबाक ऐसे बात करेंगे, हम ऐसे उम्मीद करेंगे और आने वाला समय में आप ऐसे ही बात करेंगे, क्योंकि इनका बात आपने सुना कि अरुणाचल प्रदेश में जो सरकार को लेकर के, जो यहाँ पर करप्शन को, जो भ्रष्टाचार को लेकर के जो मुद्दा है उन्होंने सही कहा। और आने वाला समय में हम कोशिश करेंगे कि जितना उनके पास जो मतलब नॉलेज है जो अरुणाचल में जो सरकार को लेकर के, उसके बाद जितना यहाँ पर जो भारत सरकार को स्कीम्स को लेकर के उनके पास जो योजना है, उसके बाद यहाँ पर जो गलत इस्तेमाल हो रहा है, तो इससे चीज़ों को आगे भी हम लोग अरुण भूमि टीम जो है लगातार इससे कवरेज करने की हम कोशिश करेंगे। और हम यही उम्मीद करेंगे कि जो तोको शीतल जी आप हमेशा मतलब ऐसे ही मतलब कि जो गलत के अगेंस्ट में गलत मतलब सीधा बात करने के लिए हमेशा ऐसे बेबाक बात करेंगे, ऐसे हम उम्मीद करते हैं। और जितने भी जो अरुण भूमि पेज लाइव के दर्शक हैं, मैं उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा, और हो सके तो आप इसको जरूर सरकार तक पहुँचाइएगा, क्योंकि ये जो मैसेज जो है सरकार तक पहुँचे। साथ ही साथ अभी महामारी का समय है, तो इसीलिए आप हमेशा मतलब जहाँ भी आप कहीं भी हैं आप हमेशा मास्क पहनिए, हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सरकार द्वारा जारी किए गए SOP को हमेशा मेंटेन कीजिए, ताकि आप सब सुरक्षित रह सके। और मीना शीतल जी को आखिर में, ये लाइव का आखिर है, आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने हमें जो आज आपके घर में हम आए, उसके बाद आपने हमको लाइव एक्सक्लूसिव जो हमसे बात किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू आप सबका भी, थैंक यू सो मच। तो दर्शकों ये था, तो आप बने रहिए अरुण भूमि, देखते रहिए अरुण भूमि। हमारा मकसद है कि आप तक सटीक खबर पहुंचाना, सही खबर पहुंचाना, और आप देखते रहिए, और आप सभी का सपोर्ट ही अरुण भूमि टीम का ताकत है, इसीलिए आप बने रहिए अरुण भूमि। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय अरुणाचल।